अडानी ग्रुप कोई एक कंपनी नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है जिसकी एक कंपनी डिपेंड करती है अडानी ग्रुप के ही दूसरी कंपनी के ऊपर। इस इकोसिस्टम की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। अडानी ग्रुप की शुरुआत हुई थी अडानी पोर्ट से। इन्होंने गुजरात का सबसे बड़ा पोर्ट मुद्रा को एक्वायर किया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के कई राज्यों के पोर्ट्स को भी एक्वायर कर लिया है। तो एक यहाँ पे इन्होंने पूरी कोस्टल लाइन के पोर्ट्स को ही एक्वायर कर लिया है। लेकिन उन पोर्ट्स के ऊपर बहुत सारे कंटेनर्स आते हैं। इन कंटेनर्स को इनको एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना पड़ेगा पूरे भारतवर्ष में। तो इसके लिए ये लोग आ गए इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में। इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में इन्होंने बहुत सारे रोड्स बनाए, बहुत सारे ब्रिजेस बनाए। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये लोग फैलाने जा रहे हैं। तो इन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की, अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इनको बहुत सारा सीमेंट लगेगा, तो इन्होंने सीमेंट लेने के लिए एक्वायर कर लिया है हाल ही में एसीसी और अंबुजा सीमेंट जैसी कंपनियों को। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि इन रोड्स के ऊपर, ब्रिजेस के ऊपर तो इलेक्ट्रिसिटी भी लगेगी, तो इन्होंने स्टार्ट की अपनी ही कंपनी अडानी पावर को, जहां पे बहुत सारे इनके थर्मल स्टेशंस हैं और उन थर्मल स्टेशंस में ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि अडानी पावर से तो बहुत सारा एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, तो इन्होंने अडानी ग्रीन करके एक कंपनी को स्टार्ट किया जो कि सोलर और विंड की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। फिर इन्होंने सोचा कि पावर बन तो गई है, क्यों ना इसको हम लोग ट्रांसमिट भी कर दें। फिर इन्होंने अडानी गैस कंपनी की शुरुआत की जो कि गैस को सप्लाई करती है कमर्शियल बिजनेसेस में, गवर्नमेंट को भी और हाउस होल्ड में भी। फिर उन्होंने सोचा कि भाई हमने घर घर में गैस तो पहुंचा दी है, लेकिन जो वो घर घर में खाने का सामान बनता है, क्यों ना हम उसमें भी एंटर हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने अडानी विल्मर कंपनी की शुरुआत की, जहां पे दाल, चावल, आटा, यहाँ तक कि ऑयल, जो फॉर्च्यून ऑयल है वो भी अडानी ग्रुप का ही है। तो ये है इनका एक पूरा इकोसिस्टम जहां पे एक कंपनी डिपेंड करती है अडानी ग्रुप की ही दूसरी कंपनी के ऊपर। इसी इकोसिस्टम के कारण अडानी ग्रुप के शेयर प्राइसेस की कीमत आसमान छू रही थी, लेकिन तभी एंट्री होती है हिडनबर्ग की। हिडनबर्ग यूएसए की एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है और इनके ओनर को मिला के सिर्फ ये 10 लोगों की एक टीम है और इन्होंने चैलेंज किया है अडानी ग्रुप को। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान जब शेयर्स के प्राइसेस बढ़ते हैं तब प्रॉफिट कमाता है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में जब शेयर्स के प्राइसेस गिरते हैं तो प्रॉफिट कमाया जाता है। ये कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई 25 जनवरी को, उससे पहले अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स की कीमत, एक शेयर की कीमत 4000 थी। तो हिडनबर्ग ने अपने इन्वेस्टर्स से अडानी ग्रुप के शेयर्स को 4000 में उधार पे ले लिया और उधार पे लेने के बाद यही शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में 4000 की कीमत पे ही बेच दिया। और बेचने के बाद जब इन्होंने रिपोर्ट लाई, रिपोर्ट में बहुत सारे एलिगेशंस थे जिनकी वजह से अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स की कीमतें डाउन हो गई। आज एक शेयर की कीमत 1000 के आसपास है। तो इस 1000 के ऊपर अब ये स्टॉक एक्सचेंज से अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स को ले लेंगे और जिनसे इन्होंने उधार में वो शेयर्स लिए थे उनको ही दे देंगे। तो अब जो इनको प्रॉफिट होगा वो 3000 का होगा। लेकिन ऐसे ही इन्होंने कितने शेयर्स लिए, कितने शेयर्स को बेचे, ये किसी के भी पास जानकारी नहीं है। तो अब हम बात करते हैं हिडनबर्ग के एलिगेशंस की और इसके रेस्पॉन्सेस अडानी ग्रुप ने क्या क्या दिए हैं। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की गई है, तो इस रिसर्च के लिए, इस मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला आरोप हिडनबर्ग का वो ये है कि इन्होंने अपनी 7 लिस्टेड कंपनीज के लिए बहुत सारा लोन लिया है और लोन के अगेंस्ट में जो इन्होंने सिक्योरिटी प्लेज की है वो अपने ही शेयर्स को किया है और शेयर्स की वैल्यू इन्होंने इन्फ्लेट की है और इस इन्फ्लेटेड अमाउंट के ऊपर ही इन्होंने बैंक से लोन लिया है। तो अडानी ग्रुप ने इसका रिस्पॉन्स दिया है कि शेयर्स को प्लेज करके लोन लेना ये एक ग्लोबल प्रैक्टिस है और हर कोई अपनी कंपनी के लिए ऐसा करता है। और जब इन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिए तो उन्होंने इनकी क्रेडिट वर्दिनेस को चेक किया था और उसी के बाद इनको लोन दिया गया है। लेकिन इसके बाद एक और बात सामने आई है कि अब अडानी ग्रुप के ऊपर जो लोन की पेमेंट होनी थी 1.5 साल के बाद,
उन लोन्स को भी वो प्री पेमेंट कर रहे हैं ताकि इनकी एक इमेज अच्छी हो सके। कि रिपोर्ट में इनका रेशियो देखें ग्रॉस डेट और इबिटा का, तो वो यहाँ पे 5.70 है। सबसे कम रेशियो है वो 1.22 ATGL में है। सिंपली इसका मीनिंग ये है कि AEL के केस में अगर मैं 1 रुपया कमाता हूँ तो मेरा जो ग्रॉस डेट है, मतलब जो मैंने लोन लिया हुआ है, वो 5 गुना ज़्यादा है, वो 5.70 टाइम ज़्यादा है मेरी इनकम के। जनरली ये रेशियो अगर 3 से कम होता है तो अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पे खतरे की घंटी तो है। दूसरा रेशियो यहाँ पे है EBITDA अपॉन ग्रॉस इंटरेस्ट का, मतलब कि मैं 1.98 रुपीज़ कमाता हूँ तो उसमें से 1 रुपया तो मैं इंटरेस्ट के रूप में ही दे देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा है। तीसरा आरोप हिडनबर्ग की रिपोर्ट में ये है कि सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया था और अडानी की 70 कंपनीज को पाया था कि इन्होंने 1999 और 2005 के बीच में स्टॉक प्राइसेस को इन्फ्लेट किया है। इसके रिस्पॉन्स में अडानी ग्रुप ने कहा है कि ये पिछले मैटर सारे क्लोज हो चुके हैं और कोई भी ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स सेबी ने हमारे ऊपर नहीं लगाई है। कार्डेनिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एक मॉरिशस बेस्ड कंपनी है जिसकी कोई वेबसाइट नहीं है, कोई एम्प्लॉयज नहीं है, कोई लिंक्डइन अकाउंट नहीं है। इस कंपनी के एक डायरेक्टर है सुबीर मित्रा, जो कि हेड है अडानी प्राइवेट ऑफिस के भी। इस एंटिटी ने अडानी इंफ्रा को 51.4 बिलियन का लोन दिया है, लेकिन इसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं घोषित किया गया। इसके रिस्पांस में अडानी ग्रुप ने कहा है सुबीर मित्रा से कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 नहीं बनता है, जो कि सही बात है। अडानी फैमिली मेंबर्स के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने टैक्स हेवन जुरिस्डिक्शंस में शेल कंपनीज बनाए और फिर वहां से फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स के चलते, मतलब कि फेक बिल्स के चलते, उन कंपनीज का टर्नओवर हाई दिखाया और उस टर्नओवर को यूज किया इंडिया में लिस्टेड एंटिटीज जो कि अडानी की है उसमें पहुंचाने के लिए, जिससे उनके शेयर्स की कीमतें में उछाल आया। उन्होंने और कहा है कि 38 कंपनीज जो कि मॉरिशस में है और इन कंपनीज को कंट्रोल करता है विनोद अडानी, जो कि गौतम अडानी का ही भाई है। तो शेल कंपनीज का मतलब होता है कि वो कंपनीज जो कि पेपर पे ही एग्जिस्ट करती है, लेकिन वहां से कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं किया जाता। और टैक्स हेवन कंट्रीज का मतलब होता है वो कंट्रीज जहाँ पे टैक्स रेट बहुत ही कम होता है। और अगर कोई कंपनी टैक्स हेवन कंट्री में है तो अगर हमारी भारत की सरकार उस टैक्स हेवन कंट्री की सरकार से उस कंपनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मांगती है तो उस देश की सरकार कोई भी जानकारी उस कंपनी के बारे में नहीं देगी। अडानी ग्रुप ने रिस्पॉन्स दिया है कि ये सब पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं और पब्लिक शेयर होल्डर्स के ऊपर हमारी कंपनी का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। हम एक एक शेयर होल्डर को नहीं देख सकते कि कौन हमारा शेयर होल्डर्स है। देखिए, जब एक कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में ट्रेड करवाती है तो उस कंपनी को 75% शेयर्स को अपने प्रमोटर्स के बीच में रखना होता है और 25% को आम जनता में बांट देना पड़ता है। यहाँ पे हिंडनबर्ग का एक और एलिगेशन है कि जो 25% जो कि पब्लिक में ट्रेड होना चाहिए था शेयर्स, वो भी इन्होंने शेल कंपनीज के थ्रू मॉरिशस में परचेज कर लिया और आर्टिफिशियल डिमांड को क्रिएट किया गया। इन्होंने शेयर के प्राइसेस को राइज किया और तभी इनकी वैल्यूएशन भी नॉर्मल मार्केट ट्रेंड से ज्यादा है। तो हिडनबर्ग का यहाँ पे कहना है कि पिछले 3 सालों में स्टॉक प्राइसेस अडानी ग्रुप के रहस्यमय तरीके से इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पे उनके 1398% तक शेयर्स इंक्रीज हुए हैं अडानी एंटरप्राइजेस में और 2121% तक शेयर इंक्रीज हुए हैं अडानी टोटल गैस में। यहाँ पे एक और आरोप हिडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाया गया है कि जनरली क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस थोड़ा स्लेपी होता है, स्लो मूविंग होता है। यहाँ पे रिटर्न्स लेट आते हैं क्योंकि यहाँ पे रोड्स को, ब्रिजेस को बनाने के लिए टाइम लगता है। तो यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो, मतलब कि अगर मैं 1 रुपया कमाता हूँ तो इस 1 रुपये कमाने के बाद मेरे शेयर का प्राइस कितने रुपए से बढ़ेगा, ये रेशियो इंडस्ट्री का एवरेज अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए 24 का है, लेकिन अडानी ग्रीन एनर्जी में यही प्राइस अर्निंग रेशियो 815 टाइम्स है।
इसकी कीमत इम्प्लाइड डाउनसाइड मतलब कि 97.1% से डाउन आनी चाहिए। तो ये आरोप अडानी ग्रुप के ऊपर हिडनबर्ग ने लगाए हुए हैं। वहीं पे अगर मैं करंट रेशियो की बात करूं, मतलब कि मेरे पास कितने ऐसे करंट एसेट्स हैं जो कि जल्द ही लिक्विड हो सकते हैं और उन करंट एसेट्स को लिक्विड करके मैं अपनी करंट लाइबिलिटीज को चुका सकता हूं। ये रेशियो आइडल रेशियो होता है 1.5 और 3 के बीच में, लेकिन यहाँ पे अडानी ग्रीन एनर्जी में ये रेशियो है 0.5। वैसे ही अडानी पावर में 0.9 का है, 0.2 का है, 0.8, 0.7 का है, जो कि बहुत कम है। इन एलिगेशंस की वजह से क्रेडिट स्विस और सिटी बैंक जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने अडानी बॉन्ड्स को 0 रेटिंग दे दी है। मतलब कि जिन्होंने भी अडानी बॉन्ड्स के बदले में लोन लिया होगा, उनको अभी कोई दूसरी चीज कोलैटरल के रूप में बैंक्स को देनी पड़ेगी। और अडानी ग्रुप के 3 मेगा प्रोजेक्ट्स धारावी रीडेवलपमेंट, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन मुंबई वो भी डिलेड होंगे, क्योंकि ऑपोजिशन ने भी यहाँ पे टांग अड़ा दी है। और ये सब प्रोजेक्ट जो है वो एफपीओ के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। अगर एफपीओ आता तो पैसे आते और उन्हीं पैसों के साथ ये सब काम होते। लेकिन सेबी ने कहा है कि स्थिति अंडर कंट्रोल में है और कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं होगी इन्वेस्टर्स को। एसबीआई ने भी कहा है कि अडानी ग्रुप में इनका इन्वेस्टमेंट 1% से भी कम है और एलआईसी ने भी कहा है कि इनका भी इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में 1% से भी कम है। तो टेंशन लेने की बात कोई भी नहीं है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी को कहा है कि जांच अडानी ग्रुप की होनी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर जांच होगी भी तो क्या सच सामने आएगा? क्योंकि बहुत सारा लोन तो इन्होंने लिया हुआ है जो कि टैक्स हेवन कंट्रीज है, तो वहां की सरकार क्या कोई भी जानकारी इंडियन गवर्नमेंट के साथ बांटेगी? और अगर हिडनबर्ग रिपोर्ट में से एक भी बात सच साबित हुई तो ये बहुत बड़ा, ना ही केवल अडानी ग्रुप को बल्कि इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही मेहनत छुपी हुई होती है, बहुत रिसर्च होता है, कई लॉस को कंबाइन करके हमें एक कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ता है। तो इसीलिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद।